हेलो फ्रेंड्स, मैं एन झा फिर आपको स्वागत करता हूँ। अभी हम वेस्ट बंगाल की राजनीति पर डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। खासकर अभी जो बाय पोल्स हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसके नतीजे के परिप्रेक्ष्य में अभी जो 4 सीट जो वहाँ के उपचुनाव हुए उसमें चारों के चार ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी के खाते में गई, जो रूलिंग पार्टी है। एक बार फिर यह प्रूव हो गया कि बंगाल में ममता का जादू अभी बरकरार है। ममता की बादशाहत अभी बरकरार है। ये चारों सीट वैसे तो नॉर्मली किसी उपचुनाव में किसी रूलिंग पार्टी द्वारा सीट बायपोल जीतना ये नॉर्मल है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि ये 4 में से जो सीट थे उसमें 3 कैंडिडेट बीजेपी से जीते थे 2021 में। उसके बाद वो टीएमसी हुए। इसमें से जो 2 थे वो लोकसभा में भी खड़े हुए थे, भले ही हार गए थे, फिर टीएमसी ने उन्हें बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा किया। ये 4 जो सीट है, ये रायगंज, बागदा, रानाघाट दक्षिण और मनिकतला, ये 4 सीट है। मनिकतला में तो टीएमसी ने रिटेन की है, लेकिन ये तीनों उन्होंने बीजेपी से छीनी है। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज के तारीख में इसलिए इम्पोर्टेंट है देखना है कि जो केवल बीजेपी ये तीनों सीटें हारी नहीं है, बल्कि वो जो डिफीट का मार्जिन है, मार्जिन बिटवीन टीएमसी बीजेपी, वो भी बहुत ज़्यादा है। रही अन्य विपक्ष जो लेफ्ट कांग्रेस की है, उसमें तो 2 जो थे, 2 सीट पर सेकेंड रनर रहे और 2 में उनकी थी जमानत जब्त गई। फिलहाल वहाँ तो ठीक है, टीएमसी मुख्य पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, और मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, ये तो प्रूव हुआ। अब देखते हैं कि ये जो है नॉर्मल केसेस में बायपोल में यदि कोई रूलिंग पार्टी जीतती है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज वोटर्स जो है वो गवर्नमेंट्स मैक्सिमाइजेशन के लिए वो प्रीफर करते हैं जो चलो रूलिंग पार्टी की जाओ। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है, इसमें यदि आप गौर करेंगे तो ये देखेंगे ये उन क्षेत्रों से भी इसमें सीट है जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग हो गया है। जैसे जो रायगंज वाला जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ बंगाल का क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जिसमें पिछले विधानसभा में 2021 में जो 42 सीटें में 25 सीटें इन्होंने जीती थी। अब यह दूसरा जो बागदा का सीट है, बागदा की सीट में जो यंगेस्ट कैंडिडेट ठाकुर करके जो जीती है इस बार, जो बागदा सीट इन्हीं के 11 के माने 2011 के बाद ये बागदा लूज किया है, इन्होंने बीजेपी ने लूज किया है। और बागदा ये क्षेत्र है मतवा कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया। मतवा कम्युनिटी से अभी शांतनी ठाकुर जो मतवा के जो एसोसिएशन है उसके सुप्रीमो में भी है, और अभी मोदी के सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। और ये जो वहाँ जो कैंडिडेट जो जीते हैं वो इनके चचेरे भाई भी हैं। और मतवा जो ये वाला जो डोमिनेटेड क्षेत्र है, ये तकरीबन एक अनुमान के अनुसार 30 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, इसको इफेक्ट करता है। तो अब देखो ये इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट रहा है। जो 42-30 माना 72 जो इनके थे जो एरिया, उसमें उन्होंने इस बार टीएमसी वहाँ भी पीछे धकेल दिया है। अपनी एक नए स्ट्रेटजी की तरह उन्होंने मतवा से कैंडिडेट को दिया, जो मतवा पर जो कि मतवा जो कम्युनिटी के जो लोकसभा में भी, अभी हाल के ही लोकसभा में भी, ये वो क्षेत्र भी है जहाँ के हाल के लोकसभा में इनकी सीटें हैं, ये इनकी सीटें हैं। और वहाँ उस समय में इनकी बढ़त थी, इनमें जो दोनों में 2019 में 24 में इनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़त है, वहाँ इन्होंने मार्जिनल वोटों से टीएमसी ने बीजेपी को हराया है। ये ज़्यादा चिंता की बात है। ये जो इनकी डिक्लाइनिंग है ये स्पष्ट करती है कि ममता बनर्जी की बादशाहत वहीं कम है। ये कितने भी कोशिश अभी कर रहे हैं, हाल फिलहाल में जो कोशिश कर रहे हैं उसकी सुप्रीमेसी को, जो टीएमसी की जो सुप्रीमियो है उसको चैलेंज नहीं, उस तरह से चैलेंज नहीं कर पाए हैं। और ये आश्चर्य की बात नहीं है। आप जब गौर करेंगे तो 2021 के विधानसभा
इलेक्शन के बाद जितने भी बाईपोल हुए, बीजेपी उसमें एक बाईपोल भी नहीं जीत पाई है। और इन्हें इस बीच में उन्होंने 77 से अब इनका स्कोर 66, 11 सीटें गंवाए हैं इन्होंने 77 से। नाउ इट इज रेस्ट ऑलमोस्ट गोज टू टीएमसी, जो 294 जो मेंबर असेंबली है, तो रेस्ट इनको है। इन 66 पर ये आकर सिमट गए हैं। ये ज़्यादा चिंता की बात है। उपचुनाव में जीतना या हारना ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि ये है जो जिस हिसाब से इन्होंने हारे हैं। ऐसा लगता है कि जहाँ भी इनका सपोर्ट बेस है, जहाँ सपोर्ट है, जहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे नॉर्थ बंगाल हुआ, रायगंज का क्षेत्र, या बागदा हुआ आपका ये क्षेत्र हुआ, मतवा क्षेत्र, ये दोनों में ये लूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस लूज कर रहे हैं। इसके अपने कारण है। कारण एक तो है जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक तरह से ग्रुपिंग फैक्शनलिज्म है। एक जो प्रेजेंट जो अभी जो इनके अध्यक्ष हैं, जो मजूमदार जो अध्यक्ष हैं, वो मिनिस्ट्री में शामिल हो गए हैं। और इससे पहले दिलीप घोष थे इनके अध्यक्ष। दिलीप घोष और जो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी ही आई हुई है, वो टीएमसी वो इलेक्शन में 2021 में ममता को भी हराई थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये है जो एक ठीक से जो वो जो जुगलबंदी जो बनना चाहिए, ठीक से इनके पीस तालमेल नहीं हो रहा है, और उस तालमेल का खमियाना इनको भुगतना पड़ रहा है। दिलीप घोष से ये कहते हुए सुना गया, यदि मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तो हम हो सकता है जो आई कैन आउट फॉर अदर पार्टी में समथिंग लाइक। तो ये इनकी स्थिति इस तरह से है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल लोकसभा में भी वेस्ट बंगाल उन राज्यों में था जहाँ से बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद थी, या उनके जो 400 पार वाला जो टोटल एनडीए के स्कोर में वो सोच रहे थे जहाँ से करीब 10-12 सीट और बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 6 सीट गंवाए, 18 सीट लिए थे पिछले 2019 में, इसमें इन्होंने 12 सीट हुए, 12 सीट पर आ गए। और उसने 29 सीट पर है टीएमसी, 20 टू 29% में ये है। और उसके बाद ये एक महीने के कुछ दिन के बाद, मान जस्ट इन द गैप ऑफ 5 वीक्स, ये चुनाव के नतीजे आते हैं और देखता है फिर वहीं के यही है। तो इसके जो अब भाजपा वाले कर रहे हैं जो चलो हम इस पर जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करेगी कहाँ क्या गलती है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस इलेक्शन में बहुत मैसिव रैगिंग हुई है। कुछ उनका कहना है, जो बीजेपी के वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि देखो बहुत ऐसे जो बूथ हैं जहाँ बीजेपी को केवल 4-5 वोट मिलती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जबकि मेन अपोजिशन है। लेकिन दूसरी ओर टीएमसी कहती है ये बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ, और एक बार हम फिर साबित कर दिया जो ये जो बीजेपी जो है जो टीएमसी के सामने में टिकने से रही। बीजेपी की स्थिति के अन्य कारणों में एक जो फैक्शनलिज्म की बात हमने अभी की, उसके कारण है जो एनालिस्ट को करना है, जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को टीएमसी स्टाइल में इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, जो उन्होंने शुरू की थी। द सेम रूदलेसनेस, सेम वे बाई किसी तरह जीतने वाली इलेक्शन है। क्योंकि बंगाल में एक बहुत एक यूनिक है। यहाँ कहा गया है एक बार जो यहाँ आए समझो जम गया। ये रही है पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस रहा हो, लेफ्ट की 34 साल की रहा हो, अब 14 साल से तो 2011 से तो ममता की टीएमसी बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है वो उसी स्टाइल में, टीएमसी स्टाइल में ही, उसी भाषा में इनको इलेक्शन की ज़रूरत है। और अभी तक इनको टीएमसी के जो ममता बनर्जी जैसे जो ग्रास रूट एक फायर फाइटर के रूप में इमर्ज की है, जबकि इनके पास इशू था, वह इतने करप्शन चार्जेज होने के बावजूद, आश्चर्य की बात है, इतनी करप्शन चार्ज। अभी सांतखेली वाला वो जो घटना हुआ था, उसका भी कोई इफेक्ट न लोकसभा में पड़ा न इसमें पड़ा। इनके कार्ड इनको ढूंढना जरूरी है। यदि नहीं ये ढूंढ पाते इनके कार्ड, इनकी लीडरशिप डेवलप नहीं करते हैं, तो दिन ब दिन इनके जो कैडर्स हैं, अभी तो चलो जो विधानसभा में अभी कपल ऑफ ईयर्स है, बाकी है 26 में विधानसभा है, इससे पहले ये नहीं, यदि एक लीडरशिप चेंज नहीं करते हैं, यहाँ एक नई स्ट्रेटजी वहाँ डेवलप नहीं करते हैं, तो इनको हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा समय में इनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो बहुत ज़रूरी है बीजेपी की पार्टी को, इनके जो स्टेट लीडर्स या सेंटर लीडर्स के बाद
जो कम्युनिकेशन ठीक से हो और इनके इतने इशू रहते हैं। असल की बात है जे करप्शन ममता भले भले इलेक्शन जीत गई है, बाईपोल भी जीत गई है, लोकसभा में इन्होंने भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन इनके इसमें इतने इशू करप्शन इशू का है, उसको उस ग्राउंड लेवल पर इन्होंने उस हिसाब से हाईलाइट नहीं किया जो पब्लिक को ये में जाए कि जो हियर इज ए करप्ट गवर्नमेंट जो रूल कर रही है। तो इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी को इसको गौर करना है अगले चुनाव में। और ये जो इनके जो फैक्शनलिज्म है, जो खास के दिलीप घोष वर्सेस शुभेंद्र अधिकारी जो फैक्शनलिज्म है, ये है। अब नए अध्यक्ष जो है, अब मजूमदार जब मिनिस्ट्री हो गई तो नए अध्यक्ष के चुनाव में ये है। ये सब बात पर गौर करने पर यदि करेंगे तो ये उसको रिवाइव कर सकते हैं, ये डिक्लाइन को स्टॉप कर सकते हैं। देखो एक बात तो सत्य है, जो बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी के रूप में अभी भी है 66 लेकर, अन्य की तुलना में लेफ्ट कांग्रेस को तो सुपरा साथ है वहाँ, तो वहाँ है। लेकिन यदि चाहते हैं कि जो वास्तव में ये टीएमसी के रूल को ख़त्म कर लिए तो इनको ग्राउंड रूट पर उस सारे इशू को, जो इशू करप्शन वाले इशू हो या ममता का ऑथोरिटिज्म वाला इशू है, या जो भी इसको उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो लगता है कि ममता की बादशाहत वहाँ कायम रहेगी। थैंक यू।